जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कभी भी अपनी रणनीति बनाने से पहले किसी को भी ये समझना चाहिए कि उसकी रणनीति इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि उसके सहयोगियों और उसके विपक्षियों की रणनीति क्या है। इसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। और जो आपके मित्र और शत्रु हैं वो बदलते रहते हैं, तो आपकी रणनीति भी बदलनी चाहिए। स्थिर रणनीति नहीं हो सकती। अब इस समय जो भारतवर्ष के साथ घटित हो रहा है, ऐसा 50 साल पहले घटित नहीं हुआ, 70 साल पहले घटित नहीं हुआ, 10 साल पहले घटित नहीं हुआ, अब हो रहा है। तो इस बात का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है कि जो ये चलायमान एक परिवर्तित होने वाली विश्व की परिस्थिति है, उसमें भारतवर्ष का स्टैंड क्या होना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टैंड क्या होना चाहिए, इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, आज के तारीख में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके लिए देश के भक्तों ने हवन कराए थे और उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए व्रत उपवास किए थे, आज वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गए हैं। और प्रश्न चिन्ह इसलिए बन गए हैं कि जो हमारे साथ कभी नहीं हुआ, जो हमारी भारत माता के साथ कभी नहीं हुआ, हमारे देशवासियों के साथ कभी नहीं हुआ, वो जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तब से एक एक करके वो हम पे वार कर रहे हैं। और हम समझते थे कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र है, वो हमें घाव पे घाव दे रहा है, जो पहले नहीं हुआ। हमेशा अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का मान रखा, हमारे देश का मान रखा। कारण ये था कि हमारे देश की जो स्थिति थी वो इतनी मजबूत थी कि हम गुट निरपेक्ष थे, हम दूरी नहीं किसी से बनाते थे और बहुत नजदीकी में नहीं बनाते थे। जैसे एक इशू आता था उस पर अपना निर्णय लेते थे, लोग हमारा सम्मान करते थे और हमारे समर्थन की आकांक्षा करते थे। अच्छा, पिछली बार भी ये हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मोदी जी का साथ दिया और मोदी जी की प्रशंसा की, मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की। लेकिन इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रणनीति बदली है और जिस प्रकार से भारत वर्ष को लगातार एक एक करके चोट दे रहा है, उससे इस बात का विश्लेषण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये भारतवर्ष को कमजोर करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं और इनका अगला कदम क्या होगा और भारतवर्ष की इस पे प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए और हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारे हितों की रक्षा हो सके। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से उनके प्रेसिडेंटशिप को आप जरा एनालाइज कीजिए। जब वो आए, उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में मोदी जी को नहीं बुलाया, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। यहां तक कि जो हमारे यहां से घोषित आतंकवादी है पन्नू, उसको अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी बुलाया, शाम को बुलाया, लेकिन मोदी जी को नहीं बुलाया। एक पहला मैसेज उन्होंने ये दिया। उसके बाद जब मोदी जी वहां नहीं बुलाए गए और मोदी जी ने अपने पर्सनल विजिट एक अमेरिका की रखी, तो वहां उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा नहीं दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें लेने बाहर नहीं आए और एक प्रकार का उन्होंने संदेश दे दिया कि इस बार जब वो राष्ट्रपति बने हैं तो मोदी जी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। और उसके ही कुछ दिन पहले जब मोदी जी वहां गए थे पर्सनल विजिट पे, उन्होंने हमारे देशवासियों को हथकड़ी और बेड़ी डाल के अपनी मिलिट्री के हवाई जहाजों में वापस भेजा और बड़ा अपमानित किया देश को। पहला संदेश उन्होंने ये दिया था, पन्नू को बुलाना और हमारे देशवासियों को हथकड़ी डाल के वापस भेजना। उसी समय हमें समझ जाना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है और इसका मुकाबला कैसे किया जाए। उसके बाद आप देखिए, जब पहलगांव की घटना घटी और हमारे देश के 26 निरीह लोगों की हत्या की पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, तो पहला यह प्रश्न उठा जो देश के अंदर से उठा कि पहलगांव के अंदर ये टेररिस्ट पहुंचे कैसे और किसने पहुंचाया और इनको रोका क्यों नहीं, इनको हत्या करने से क्यों नहीं रोका और ये एस्केप रूट क्यों दे दिया गया और भाग क्यों गए। लेकिन उन बातों का जवाब देने के बजाय भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में भी वो वाली घटना नहीं घटी जो कि ऑपरेशन बालाकोट में घटी थी। भाई, ऑपरेशन बालाकोट में
आपने स्ट्राइक किया और आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा कि आपने आतंकवादी मारे, उन्होंने कहा नहीं, जंगल के कुछ इलाकों में इन्होंने बम वर्षा की और हमें कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए हमने उसमें रिएक्ट नहीं किया और कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब हमारे जयशंकर साहब ने उनको संदेश दिया और उसके बाद हमने 7 तारीख को अटैक किया पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर, तो टेररिस्ट तो मिले नहीं, उनके रिश्तेदार और भवन तोड़े गए। लेकिन क्योंकि सरकार ने निर्देश दे रखा था सेना को कि आप केवल टेररिस्ट कैंप पे हमला करेंगे, उनके एयर बेसिस से काउंटर अटैक हुआ और हमारा नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 5 प्लेन हमारे गिरे, कुछ लोग कह रहे हैं 1 भी नहीं गिरा, कुछ कह रहे हैं 3 गिरे, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर भी कह रहे हैं कि नुकसान तो हमारा हुआ। लेकिन नुकसान इसलिए हुआ कि सरकार ने हमारे हाथ बांधे हुए थे। चलिए, उसके बाद तुरंत जब हमने कह दिया कि हम केवल टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करेंगे और हमारा संघर्ष का इरादा नहीं, इसके बाद युद्ध विराम तो आपने तभी कर लिया था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक झटका दिया भारतवर्ष को। उन्होंने मुनीर और आईएसआई चीफ को अपने यहां लंच पे बुला लिया, एक संदेश दिया भारत को कि तुम्हें तो मैं इनवाइट नहीं करूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के उन लोगों को इनवाइट करूंगा जो कि भारतवर्ष में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब इसके संदेश को हमें समझ लेना चाहिए था कि मोदी जी को तो इनवाइट कर नहीं रहा, और पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध में। उनके 2 राष्ट्रपति जो पहले जनरल थे उनको जरूर राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया गया था, लेकिन वो तब राष्ट्रपति थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुनीर एक जनरल को उन्होंने बुलाया और सम्मान दिया और ये कहा कि आई लव पाकिस्तान, और भारत को संदेश दिया। भारत को समझ जाना चाहिए था, लेकिन भारत ने अपने को असल में इतनी ज्यादा मुश्किल में फंसा दिया है, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं विश्व के अंदर, वो एक चीन है और एक अमेरिका है। रूस वो वाला रूस नहीं है जो यूएसएसआर हुआ करता था, और उस समय जो उसकी शक्ति होती थी वो अमेरिका को ललकारता था। लेकिन आज के तारीख में रूस की आर्थिक स्थिति हमसे भी कमजोर है, हमारी जो जीडीपी है उससे भी कम है, जब कमजोर है, जबकि 20-20 करोड़ की जनसंख्या वाले फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान की भी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के बराबर है और हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। लेकिन रूस की इकोनॉमी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है जैसी पहले होती थी जब वो हमारा साथ देता था। तो हमारे पास 2 विकल्प हैं, चीन और अमेरिका। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, अमेरिका ने भी हमको झटका दिया, तो अब हम जाएं तो जाएं कहां। उसके बाद अमेरिका ने इस पर, और ये अब ये सोचने की बात है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, विश्लेषक मैं सुन रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हैं, रोग हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और ये ऐसी बात, भाषा का उपयोग उस व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए जो विश्व के सबसे बड़े मजबूत राष्ट्र का राष्ट्रपति है और जिसके लिए हमारे देश के लोगों ने हवन कराया था। पहले ही उसकी पर्सनालिटी को आपको स्टडी कर लेना चाहिए था, तब सोच। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो कोई अपरिचित को आदमी है, वो बड़ी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं और उनका जवाब भी हमें स्ट्रेटेजी से ही देना पड़ेगा। फिर उन्होंने हमारे ऊपर ट्रेड, पूरे विश्व के अंदर ट्रेड वार छेड़ दिया। आइए ट्रेड डील कीजिए, और ट्रेड डील करके अपने देश में टैक्सेस कम कराइए, जिससे अमेरिका अपना माल वहां भेज सके। कई देशों ने कर लिया, कई देशों ने नहीं किया, भारत ने नहीं किया, जबकि नेगोशिएट हम कर रहे हैं। राजेश अग्रवाल साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वहां पे जाके नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं। तो उन्होंने ट्रेड डील की टेबल पे दबाव बनाने के लिए हम पे टैरिफ लगा दिया, और ये टैरिफ वो लगाया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। इसका मतलब फिर उन्होंने मैसेज दिया कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, भारत इंपॉर्टेंट नहीं। वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एडीबी से लोन दिलवा दिया, और वहां पे पाकिस्तान को टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया, तालिबान कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया, हमारे विरोध के बावजूद। लोन भी दिया और ये सब पद दिए। इसके बाद भारत को एक झटका और दिया। अच्छा, हमें समझ जाना चाहिए था कि अब हमें रणनीति क्या, लेकिन वो कर क्यों रहा है ऐसा? वो कर इसलिए रहा है जिससे आप ट्रेड डील कर लें और उसके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और जो हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भारतवर्ष के अंदर आने दें, वो अपना माल बेचे और भारत के डिमांड को, हमारे कंजम्पशन का दोहन कर सके। यह उसका मकसद है। अब उसके बाद उसने
ऑपरेशन सिंदूर के समय एक बहुत बड़ा और ऐसा दावा किया जिससे भारत की स्थिति खराब हो गई, बल्कि भारत की तो नहीं, मोदी जी की स्थिति खराब हो गई। उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उसमें युद्धराम उन्होंने कराया, 30-32 बार कह दिया। मोदी जी कहते रहे नहीं, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं कहा कि ट्रंप ने नहीं कराया, कहते रहे नहीं, डीजेओ लेवल पे हुआ है। लेकिन ट्रंप बार बार कहता रहा, रिपीट करता रहा। इसका मतलब वो हर्ट करना चाह रहा था मोदी जी की इमेज को, और मोदी जी की इमेज हर्ट हो गई, क्योंकि जब लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन हुआ तो हर आदमी ने कहा कि कहते क्यों नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद इसने एक और झटका दिया। उसने जब टैरिफ लगाया तो उसके साथ साथ पेनल्टी लगा दी और यह कहा कि आप रूस से डील नहीं करेंगे, और ईरान से जो भारतीय कंपनियों ने डील किया उनको उसने कड़ा एक्शन ले लिया, उनके खिलाफ सैंक्शन लगा दिया। अब ये बताइए कि अगर हम रूस से तेल मंगाते हैं या ईरान से डील करते हैं और उसकी वजह से हमें 20% तेल सस्ता मिलता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे तो हम आपको दंडित करेंगे। अगर हम रूस से तेल खरीदते हैं, जैसे अभी ये बताया जा रहा है, राइटर ने ये कहा आज से 15 दिन पहले कि भारतवर्ष ने 15 दिन पहले रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। फिर अमेरिका ने कहा कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, और हमारी तरफ से क्लेरिफिकेशन है, हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया। चलिए ये बात तो क्लियर हो जाएगी, तेल खरीदना बंद किया है या नहीं किया है। लेकिन हमें जो 20% का फायदा हो रहा था रूस से तेल खरीदने का, उसका नुकसान होगा, तो हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे और जीएसटी बढ़ा दी जाएगी, और ये पैसा हम ही से वसूला जाएगा, गरीबों से वसूला जाएगा। अच्छा, अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो अमेरिका फिर आपको टाइट कर देगा, और अमेरिका महाशक्ति है, चीन आपके साथ खड़ा हो नहीं सकता। रूस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और वो स्थिति नहीं है जो बड़ी बात है कि 90% लोग, जिसमें मैं भी हूं, कहते हैं कि रूस हमारा विश्वस्त दोस्त है। लेकिन विश्वस्त दोस्त आज कमजोर हो चुका है, और यूक्रेन से युद्ध में और ज्यादा कमजोर हो गया है। पूरा यूरोप उसके खिलाफ है, अमेरिका उसके खिलाफ है, और जहां जहां सीरिया वगैरह में उसने समर्थन करने की कोशिश की, वहां भी अमेरिका ने और नेटो ने और बाकी अरब कंट्रीज ने उसे खत्म कर दिया। चीन के पास हम जा नहीं सकते, अमेरिका हमें अपने पास आने नहीं दे रहा, और रूस बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। और अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदते हैं तो रूस और ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और उसकी जो हमारी एक समर्थन करने की और वो करने की स्थिति, अब चीन ने तो कह दिया हम रूस से खरीदेंगे, चीन ने तो कह दिया हम ईरान से खरीदेंगे तेल, लेकिन अमेरिका उसके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि चाइना भी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। लेकिन हम नहीं कह पाते, हम इसलिए नहीं कह पाते कि हम अगर रूस से तेल खरीदेंगे, ईरान से संबंध रखेंगे, तो अमेरिका को झेल पाना भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि बड़ी शक्ति तो है, और नेटो और जितने गल्फ कंट्रीज हैं वो ज्यादातर अमेरिका के साथ हैं, और चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस और इस प्रकार के देश हैं। तो हम इधर से भी कट गए और उधर से भी कट गए। अब आखिर हमको करना क्या चाहिए? और डोनाल्ड ट्रंप ये जो संदेश पे संदेश दे रहा है और बार बार हमें नुकसान पहुंचा रहा है, आखिर हमारे पास विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प यह है कि आपको भारतवर्ष को एक तो देश के अंदर एकता स्थापित करनी होगी। 142 करोड़ लोगों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर दी हाईएस्ट कंज्यूमिंग इकोनॉमी। जो लोग कहते हैं ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो ना हो, लेकिन हम हाईएस्ट कंजम्पशन इकोनॉमी जरूर है। क्योंकि अगर हमारे देश की जनसंख्या मान लीजिए 140 करोड़ है, और इस 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग तो हैं 5 किलो अनाज वाले, और 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20,000 रुपए महीने से कम है, तो वो कंजम्पशन तो कर नहीं रहे। लेकिन जो 15 करोड़ लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, वो ही 15 करोड़ मतलब जो यूके की और फ्रांस की और जर्मनी की और जापान की पॉपुलेशन है उतनी। तो इसका माने जो टोटल कंजम्पशन उन देशों का है वो हमारी केवल मिडिल क्लास इकोनॉमी का है, इसलिए हम बड़े अट्रैक्टिव प्लेस में हैं। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमको डेड इकोनॉमी क्यों बताया? अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर राहुल गांधी ने उसका समर्थन क्यों किया? लोग कह रहे हैं डेड इकोनॉमी नहीं बताना चाहिए था, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बार बार मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर 2 घर हैं, एक घर में 100 सदस्य हैं, एक घर में 4 सदस्य हैं, और दोनों की
मान लीजिए 4 वालों के घर की 1 लाख की आमदनी है और जहां पे 100 सदस्य हैं वहां पे 1,20,000 आमदनी है, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि जो 100 सदस्य 1,20,000 कमा रहे हैं वो ज्यादा समृद्ध हैं। वो इसलिए नहीं है कि उनके खाने वाले 100 हैं, हमारे यहाँ 142 करोड़ लोग खाने वाले हैं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में। और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में जर्मनी, फ्रांस, बाकी जो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और जापान है, वहां तो खाने वाले ही 17-18 करोड़ हैं। तो इसका माने वो कंपैरिजन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे देश में हुआ गया 11 साल के अंदर कि कुछ पूंजीपति तो बहुत ज्यादा अमीर हो गए और 90% लोग ऐसे हो गए हैं जिनके पास शिक्षा बच्चों को दिलाने के लिए नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था दिलाने के लिए नहीं है और उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। तो जब तक देश के अंदर सामाजिक एकता नहीं स्थापित होगी और धार्मिक विद्वेष नहीं फैलाया जाएगा, उसे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान जरूर होगा, उसे सीटों का नुकसान जरूर होगा अगर वो सेकुलर बन जाएंगे। लेकिन देश को मजबूत करने के लिए पहली बात तो सेकुलरिज्म की आवश्यकता होगी और दूसरी बात देश के अंदर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समतल करना पड़ेगा। देखिए, जो बहुत रईस आदमी है, जो 1-2% है, वो कंजम्पशन ज्यादा नहीं करता, वो रोटी ज्यादा नहीं खाता, वो फल ज्यादा नहीं खाता, वो दूध ज्यादा नहीं पीता, उसकी एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इसलिए वो तो कंजम्पशन बढ़ाएगा नहीं। अच्छा, मिडिल क्लास की कमर टूट रही है और जो बाकी 110-120 करोड़ लोग हैं जो 20,000 से कम कमा रहे हैं या 5 किलो अनाज पे निर्भर है, तो कंजम्पशन करते नहीं। तो अगर ये इकोनॉमी डिस्पैरिटी कम हो जाए और हर आदमी के पास हिंदुस्तान के अंदर 15-20 हजार रुपए महीने कम से कम गरीब से गरीब के पास हो जाए, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारी अट्रैक्टिवनेस विश्व के लिए बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी 20% जीडीपी पे चली जाएगी। तब हमें कोई डेड इकोनॉमी नहीं कह पाएगा। लेकिन क्योंकि हमने एक ऐसा 80% का वर्ग बना दिया है जो बहुत ज्यादा गरीब है और जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमको डेड इकोनॉमी कहा। कि हमारी इकोनॉमी में जो वाइब्रेशन थी, जो ऑक्सीजन आती थी, जिससे हमारी अट्रैक्टिवनेस रहती थी, उसको 11 साल में नियोजित रूप में खत्म कर दिया गया। इसलिए बार बार डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक कर रहा है और अटैक इसलिए भी कर रहा है कि हमारा देश पिछले 11 साल में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे देश अंदर से कमजोर हो गया है। और अंदर से कमजोर होते इस देश का परिस्थिति का फायदा चीन भी उठा रहा है और अमेरिका भी उठा रहा है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये भी कह रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर 50 करोड़ लोगों के ऊपर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। विपक्ष को मित्र समझना चाहिए, राष्ट्रहित में काम करने वाला समझना चाहिए और सोशल मीडिया और आईटी सेल के माध्यम से उनको राष्ट्र विरोधी बताकर देश को कमजोर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।